जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पूरी तरीके से अंतरिम बजट 2024-25 को लेकर। ठीक है, सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम की दृष्टि से करंट अफेयर्स के लिए एकदम कंप्लीटली वीडियो रहेगा और बाकी मुख्य नॉलेजेबल यहाँ पे पॉइंट भी रहेंगे। ठीक है, उन सभी फैक्ट पर बात करेंगे जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले इस बजट का जब प्रारंभ हुआ, ठीक है, संसद में इसका प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा क्या सेंटेंस बोला गया, कहां से प्रारंभ किया गया, तो सबसे पहले वो बताना चाहूंगा। उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने लाइन जो बोली है वो ये बोली है कि ऑनरेबल स्पीकर, आई प्रेजेंटेड द इंटरिम बजट ऑफ 24-25। ठीक है, ये बात आपने सबसे पहले सुनी होगी और उसके बाद में फिर जो बोला है वो काफी मतलब प्रभावित करने वाला सेंटेंस था। वो क्या था वो देखो, तो वो था, यहाँ पे आपको बोर्ड पे देख लेना है। यहाँ पे बोला गया है कि द इंडियन इकोनॉमी हैज विटनेस्ड परफॉर्म्ड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी क्या है, विटनेस्ड है, जो पिछले 10 सालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इकोनॉमी में जो बढ़ोतरी हुई है उसका साक्ष्य है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आते हैं और सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पहला आपके लिए प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न ये है कि इंडिया में अभी तक सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, पहला प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहां पर यह आता है कि अभी तक निर्मला सीतारमण के द्वारा कुल कितने बजट पेश किए गए। ठीक, इन दोनों का जवाब आपको कमेंट में देना है और जो भी आपको नॉलेज है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखना है। ठीक है, सही। अब यहां पर आते हैं और सबसे पहली बात, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो बजट है ये है क्या वास्तव में। ठीक है, जो अंतरिम बजट है ये क्या है, अंतरिम। ठीक है, अंतरिम बजट ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले तो आपको यहां पर बता दूं कि जो अंतरिम बजट होता है ये कभी भी जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उससे पहले लाया जाता है। ठीक है, और संक्रमणकालीन अवधि के लिए अंतरिम बजट को लाया जाता है। ठीक, अब यहां पे देख लो, सबसे पहले इसका मेन जो फैक्ट है वो क्या है, वो ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले ठीक है, लोकसभा से पहले मैंने लिखा मतलब लोकसभा चुनाव से पहले। ठीक है, ये बजट पेश किया जाता है। अभी आपको पता है कि लगभग अप्रैल में लोकसभा के चुनाव वगैरह होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़े टाइम के बाद में यहाँ पर क्या होगा कि पूरा चुनावी माहौल हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के चुनाव आएंगे तो अब इसीलिए यहाँ पर क्या है कि चुनाव से पहले इस बजट को पेश किया। और बात करते हैं अब यहाँ पर ये है कि जो अंतरिम बजट होता है ये क्या होता है। उससे ठीक पहले, तो अब यहां पर फिर देखें तो यह बजट केवल पेश किया जाता है कि जो वेतन भत्ते हैं, पेंशन वगैरह है, जो समस्त प्रकार की योजनाएं हैं, जो सेवाएं वगैरह जो जनता को दी जाती है वो सही रूप से, सुचारू रूप से चल तो देखो यहां पर इसको, बजट शब्द का सीधा सीधा अर्थ है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब यह है कि साल भर में आपका कितना क्या खर्च होना है, कितना आपको कमाना है, ठीक है, कितना आपको बचाना है, ये सारा जो घरेलू जो हिसाब वगैरह होता है, जिस तरीके से घरेलू हिसाब होता है जो डायरी में लिखते हैं कि इतना खर्च हुआ है, इतना पैसा आया है,
ठीक है, इतना सेविंग हुआ है। तो यही सारा जो लेखा जोखा है ये क्या है, ये बजट है। ठीक है, हम नॉर्मल हमारे घर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको हिसाब बोलेंगे, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट के लिए यहां पर क्या है, ये बजट है। क्लियर है इतना? मतलब यहां पर क्या होता है, जो बजट होता है ये आपको कई प्रकार से मदद करता है। कैसे? सबसे पहले आपको किसी भी गोल को डिसाइड करना है, कोई भी अपना लक्ष्य डिसाइड करना है, निर्धारित करना है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है बजट का। ठीक है, आपकी जो प्लानिंग है उसका। उसके बाद में उस पर एक्शन किस तरीके से करना है और कैसे कैसे करना है वो भी इस बजट के अनुसार आपको क्लियर होता है। और बाद में आपको क्या प्राप्त होने वाला है वो भी कहां से क्लियर होगा, बजट से ही प्राप्त होगा, क्लियर होगा। ठीक है, कि आज आपने इतना इन्वेस्ट किया है तो आने वाले टाइम में आपको कितना इनकम होगा, कितनी प्राप्ति होगी। क्लियर रहता? तो यहां पर ये क्या है, बजट शब्द। एग्जाम है, आने वाली एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है उस पर हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और इस बजट में क्या क्या ऐसा बोला गया है, क्या क्या चीजें दी गई है जो हमारे लिए और बाकी पब्लिक के लिए कंपलसरी है इसको जानना। ठीक है, देखो सबसे पहला वाला पॉइंट देखो यहां पर। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बाद में भारत अब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी फिनटेक अर्थव्यवस्था है। ठीक है, फिनटेक अर्थव्यवस्था है। तो फिनटेक अर्थव्यवस्था मतलब क्या है? ठीक है, पहले कौन था, यूएसए, और फिर बाद में कौन है, ब्रिटेन दूसरे नंबर पे। तो अब तीसरी सबसे बड़ी फिनटेक अर्थव्यवस्था कौन बनी है, तो वो है इंडिया। फिनटेक का मतलब क्या है, फिनटेक अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? सिंपल ये कि पूरा डिजिटली यहाँ पर काम हो रहा है। जितने भी ऑटोमोबाइल वगैरह है, ठीक है, जैसे मोबाइल वगैरह ले लो या फिर कोई गाड़ी वगैरह ले लो या फिर जितनी मशीनरी है, इनमें तीसरे नंबर में आ गया है इंडिया। ठीक है, इंडिया का नंबर कौन सा है, रैंकिंग कौन सी, तीसरे नंबर। पहले नंबर पे कौन है, यूएसए है, ब्रिटेन है और अब इंडिया है। राइट, ये तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है फिनटेक के फील्ड में। क्लियर है? दूसरा पॉइंट यहां पर देखें तो दूसरा यहां पर है कि अगले 3 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है। ठीक है, और फिर आगे 2030 तक $7 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है, यह अनुमान है। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे टारगेट है एक कि 3 वर्षों के अंदर, आज से 3 वर्षों के अंदर कितने, $5 ट्रिलियन यहां पर हो जाएगा और 2030 तक $7 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, संभावना है। क्लियर है इतना? चलिए अब इसके बाद फिर यहां पर देखें अगला तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहां पर क्या बोला है, इसमें यहां पर आपको ध्यान से देखना है। यह बोला है कि उम्मीद है कि भारत वित्त वर्ष 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को पछाड़ते हुए 7.2% की जीडीपी की वृद्धि दर को पार कर जाएगा। ठीक है, ये यहां पर इसका मेन एक पॉइंट है कि हमारी जो जीडीपी है ये 2024 में कहां, मतलब कितनी होगी। ठीक है, इस वर्ष में कितनी रहेगी। तो इस वर्ष में बाकी जितनी भी अर्थव्यवस्था है, बाकी देशों की जो भी अर्थव्यवस्था है, उनको पछाड़ते हुए 7.2% की जीडीपी की दर से आगे बढ़ेगा। क्लियर है? अब इसके बाद फिर यहां पे चौथा वाला पॉइंट देखें। चौथे वाले पॉइंट में यहां पे लिखा हुआ है कि हांगकांग को पछाड़कर भारत दुनिया भर में चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। ठीक है, किसको, हांगकांग को पछाड़ के, हांगकांग को पीछे कर दिया है और दुनिया भर में भारत चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। क्लियर है? ठीक है, इस बजट में और क्या मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, किसके लिए क्या मिलेगा, ठीक है, कितना महंगाई बढ़ेगी, स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगा, व्यापारी के लिए क्या रहेगा, ये यहाँ पे बातें सब करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर देखो इनकम टैक्स को लेके बात करेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स के बारे में यहाँ पर क्या बदलाव हुआ, क्या इनकम टैक्स बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स स्लैब यहाँ पर दिया हुआ है, पॉइंट देख लो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब इनकम टैक्स जितना पहले था उतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। क्लियर है? दूसरा यहाँ पर देखो, क्या कोई वस्तुएं सस्ती होगी या फिर महंगी होगी, इस पर बात करें तो यहाँ पर देखें इस बजट में किसी भी प्रकार का कोई सस्ता या महंगा होने की कोई संभावना नहीं है, मतलब कुछ भी परिवर्तन इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, बस ये है। अब इसके बाद फिर आगे जो 4 क्षेत्र यहां पर दिए हुए हैं, ठीक है, जिन पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, वो क्षेत्र यहां पर इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो 4 फील्ड कौन कौन सी है उसको देखो। सबसे पहले नंबर पे गरीबों के लिए यहां पर ये बात किया गया है। पहला पॉइंट है गरीबों के लिए, क्या बोला इसमें, सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। अभी तक सरकार ने कितने, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। उसके बाद दूसरा पॉइंट फिर बाद में इसी लाइन में फिर से देखो नीचे कि गरीबी कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे गए।
ठीक है, कितने गरीब कल्याण योजना है संचालित की जाती है सरकार के द्वारा, इसमें 34 लाख करोड़ रुपए लोगों के खाते में भेजे गए। यह यहाँ पे क्लियर है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें आगे तो महिलाओं के लिए यहाँ पर बात होती है, और अभी जो बीजेपी को सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो महिलाओं को लेकर हुआ है। ठीक है, लाडली बहना योजना या फिर लाडली लक्ष्मी। फिर आगे देखें तो तीसरे नंबर पे यहां पर देख ले, अब बात आती है युवाओं की। ठीक है, तो युवाओं के लिए यहां पर क्या किया गया, तो युवाओं के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेड और 54 लाख लोगों को दोबारा से सिखाया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इस पॉइंट को थोड़ा सा समझना है इसको कि युवाओं के लिए क्या है। वास्तव में देखें तो युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पर सिखाने की बात कर रहे हैं बस सिखाना है, बाकी वैकेंसी निकालना नहीं है, ज्वाइनिंग देना नहीं है, या देना है भी नहीं या नहीं देना है, कोई बात नहीं है उस पर। ठीक, कोई डिस्कशन नहीं है यहाँ पर। इस बजट में वैकेंसी को लेके, जॉब को लेके कोई लिखावट नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये है कि युवाओं को क्या करेंगे, स्किल सिखाएंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं बोला है कि उस स्किल सीखने के बाद उसको जॉब देंगे कि नहीं देंगे। ठीक, फिर स्किल इंडिया के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेड और 54 लाख लोगों को दोबारा से सिखाया जाएगा। भाई पहले भी बहुत सारों को स्किल सिखाई, ठीक है, तो अब उनको फिर से सिखाएंगे। जब पहले जिन्होंने सीखा है अभी तक उनको हुआ तो कुछ नहीं, मिला तो कुछ नहीं है, लेकिन उनको फिर से दोबारा सिखाएंगे और दूसरों को भी फिर सिखाएंगे। ठीक है, ये अब उसके बाद फिर यहाँ पर है, उसके बाद फिर देखें उच्च शिक्षा के लिए 7 IIT और 16 IIT, मतलब IIIT 3 बार आई है। ठीक है, IIIT, उसके बाद 7 IIM, उसके बाद में फिर यहाँ पे देखें तो 15 IIMs और 390 यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। ठीक है, ये यहाँ पर सब कुछ है। मतलब पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा रहा है फुल अच्छी तरीके से, और जरूरी भी है, लेकिन ये है कि साथ में थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं इसमें शामिल कि इस टाइम इतने जॉब दी जाएगी। थोड़ा सा मान लो हो सकता मान लो नहीं भी दे रहे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कर तो सकते थे, पॉइंट तो लिख सकते थे यहाँ पर। ठीक, ये और बाकी बात करते हैं किसानों को लेकर। अब किसान है जो पूरे इंडिया का अन्नदाता है, अन्नदाता माना जाता है, और है भी, माना नहीं जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनके लिए क्या बोला है, किसानों के लिए तो पीएम किसान योजना से सभी को पता है कि पीएम प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना है। ठीक है, उससे 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। कितना है, 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट थे वो निकाल के आपको मैंने बताए हैं। ठीक है, और बाकी दोस्तों यहाँ पर जो अंतरिम बजट है इसका ये वैसे तो बहुत बड़ा वितरण है। मतलब यहाँ पे लगभग 3 घंटे का पूरा स्पीच दिया था, भाषण दिया था, और वित्त मंत्री के द्वारा सारा सब कुछ बताया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो मेन चीजें थी हमारी एग्जाम के लिए हमारे काम की थी वो हमने यहाँ पर देख ली है। और बाकी अब यहाँ पर आपको एक ही काम करना है कि जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बताए हैं उनको कॉपी में लिख के रख लेना है। वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आजकल जो हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं एक से एक PDF वगैरह मिल जाती है, या फिर बुक्स वगैरह मिल जाती है, मैगजीन वगैरह मिल जाती है, तो उसमें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस ये है कि यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और बाकी हाँ यार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। और बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास काय की होने वाली है तो साइंस की होगी। ठीक है, तो साइंस की क्लास भी आपको कंटिन्यू लेते रहना। अभी बायोलॉजी चल रहा है। ठीक है, बायोलॉजी जो खत्म करेंगे उसके बाद फिजिक्स पे आएंगे, और मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक सब्जेक्ट को खत्म करेंगे। ठीक है, और बाकी मैथ्स पढ़ना है तो पूरी तरीके से कंप्लीट है सारी, कोई सी भी एग्जाम की तैयारी का आप करो, हर किसी एग्जाम की दृष्टि से पूरा मैथ्स कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।